हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पर। तो जैसे कि आपको पीछे आज थंबनेल में दिख रहा होगा, मैं आज से आप लोगों का हिंदी का क्लास भी लेने वाला हूं। और हिंदी जो 100 मार्क्स का हमारा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बार बार मैं बात करता हूं आप लोगों के लिटरेचर के लिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड की तैयारी करें या किसी भी बोर्ड की करें, वो थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कर जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश को बढ़िया तरीके से देख नहीं पाते हैं जहां वो पिछड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इस दोनों विषय को भी अगर अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं तो यहाँ भी आप अच्छा मार्क अचीव कर सकते हैं, और जो आपको एक अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी जो है वो शुरू करने वाला हूं 100 मार्क्स का। और इसका काव्य खंड सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। जितनी भी कविताएं हैं ना, उन कविताओं को एक बेहतरीन तरीके से डील करूंगा। ऐसा डील होगा जिससे आपका जो है डिस्कशन एकदम झकास डिस्कशन होगा, और आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन बनाने में, चाहे वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, वो कहीं भी आपको दिक्कतें नहीं देंगी। जैसा कि दिख रहा है आपको कि मैं इसमें आपको कवि परिचय है और उसके बाद जो भी कविताएं हैं उसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या करूंगा, जिससे क्या हो कि एक एक चीजें आपको स्पष्ट सुस्पष्ट साफ और सुंदर नजर आएगा, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार हम थोड़ा सा समझा दें कि क्या क्या चीजें आपको इस ऑब्जेक्टिव में, ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, जो है आपको सबसे पहले मैं कवि परिचय के बारे में बताऊंगा कि कवि परिचय क्या है, ठीक है, कवि जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं क्या थी, इन सब चीजों से संबंधित। उसके बाद जो आपकी ये रचना है उनकी, उसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, जिससे क्या होगा आपका एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो जाएगा, और सब्जेक्टिव भी बनना बड़े आसान तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम आपको रटना नहीं सिखाएंगे, हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इस तरीके से समझाएंगे कि आपका एक एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप आंसर खुद ब खुद लिखिएगा, है ना। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद जो शब्द निधि दिया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं वर्ड्स, जिनके कुछ अर्थ होते हैं शब्दों के, उसके बारे में चर्चा होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इससे आपको पर्यायवाची भी अर्थ पूछा जाता है, जो ग्रामर के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको नहीं छोड़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भूल जाते हैं। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पे बुक में दिया है, बुक में पीछे दिया रहता है शब्द निधि दिया रहता है, इसको देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और बुक का जो एक एक लाइन है, एक एक लाइन मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा लाइन आप मैच करवा लीजिए, एक एक लाइन आपको व्याख्या में यहाँ पे दिखेगी। तो शब्द निधि को कमजोर नहीं समझना, उसे बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका अभ्यास प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा होगी, अभ्यास प्रश्न की थोड़ी सी चर्चा होगी। लेकिन ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यास प्रश्न के, वो सारे प्रश्न का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आएगा, ताकि एकदम धमाल तरीके से आपकी तैयारी हो। परीक्षा में जाते ही ना आप एकदम बवाल भौकाल मचा दे, एकदम मजा आ जाए, ऐसा लगे कि चलो सर ने पढ़ाया तो एकदम दिल खुश हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। अब क्या करेंगे, कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या को देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने कवि जी के बारे में। तो हमारी कविता है मेरे प्यारे बच्चों करबक। क्या है कविता? करबक है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सी कविता है? करबक है, ठीक है। और इसके जो रचनाकार हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए कि करबक के जो रचनाकार है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी करबक के रचनाकार है। और ये जो करबक है ना, यह पद्मावत से लिया गया है। किससे लिया गया है? ध्यान रखिएगा, पद्मावत से लिया गया है, ठीक है। इनका काव्य संग्रह है पद्मावत, उसके कुछ रचनाएं यहाँ उठाई गई है, ठीक है। अब देखिए इनका जो जन्म है 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, अनुमानतः, यानी एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अनुमानित डेट बताया गया कि इनका जन्म जो है 1492 में होता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1548 में। ये भी अनुमानित है, क्योंकि फिक्स नहीं बताया गया है, किसी भी पुस्तक में आप देख लीजिए फिक्स बताया नहीं गया। तो ये अनुमानतः दोनों डेट डाला गया है, लेकिन आपको यही मानना है। परीक्षा में जब पूछे तो जन्म मारिएगा 1492 और मृत्यु पूछे तो 1548। निवास स्थान की बात करेंगे तो जायस है, ठीक है। और इनका कब्र कहाँ है? अमेठी में है, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इनके कब्र की बात होगी तो अमेठी, ठीक है। निवास स्थान जायस, और ये दोनों जगह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। देखिए अब इनके पिता का नाम, ठीक है, मलिक शेख ममरेज, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। और इनके पिता का एक और नाम था मलिक राजे अशरफ, ठीक है। ये दोनों परीक्षा में कोई भी ऑप्शन दे आप आसानी से मारिएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मलिक शेख ममरेज दे दे या मलिक राजे अशरफ दे दे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों नाम आपके लिए लिख के रखा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं।
इनके गुरु हैं सूफी संत शेख मोहिद्दी, ठीक है, और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके दो ये आपके गुरु हैं। उसके बाद इनकी भाषा की अगर बात की जाए तो इनकी भाषा जो रचनाएं होती थी वह अवधी भाषा में, किस भाषा में इनकी रचना होती है? अवधी भाषा में। अब देखिए अगर कृतियों की बात करें तो प्रमुख कृति इनकी पद्मावत है, जो यहाँ पे आपको कड़बक लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है अखरावट है, आखिरी कलाम है, उसके बाद चित्ररेखा है, ठीक है, उसके बाद है करहनामा आदि। इस तरह की प्रमुख रचनाएं हैं। रचना तो मालिक जी ने बहुत सारी की है, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं आपको यहाँ दी गई है जिससे आपके बार बार प्रश्न आते हैं, तो इन रचनाओं को जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जैसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस काल के कवि हैं, तो यहां से प्रश्न क्या बनता है, तो वो उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। उसके बाद प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण प्रेम मार्गी धारा पूछेगा किस धारा के कवि है, तो वह हो जाएगा निर्गुण प्रेम मार्गी धारा के कवि थे, ठीक है। तो ये रहा आपका प्यारा सा मलिक मोहम्मद जैसी का कवि परिचय। तो चलिए अब कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या को हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। देखिए आगे लिखते हैं सब। अब देखिए ये जो आपका कड़बक है ये दो खंड में बटा हुआ, खंड 1 है और दूसरा भी खंड है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम खंड। अब यहाँ पे देखिए कवि लिखते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, ठीक है, सोई विमोहा जेई कवि सुनी। देखिए प्रथम लाइन में क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक अवगत करा दूं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे आपको दिया रहता है। यहाँ पे देखिए गुनी मतलब क्या होता है, गुणशाली होता है, सोई मतलब वहां, ठीक है, और जेई मतलब जिसने भी, जैस मतलब जैसा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ लाइन बाय लाइन सारे वर्ड दिए गए हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कहते हैं कवि कहते हैं कि उनके पास एक ही नैन है। क्या है? एक ही नैन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, गुणवान है, ठीक है ना। एक ही नैन है उनके पास, क्या है, एक ही नैन है। यहां भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कवि के पास कितने आंख होते थे, एक आंख से वो अंधे होते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, एक ही नैन है, लेकिन फिर भी वो क्या है, गुणवान है। सोई विमोहा जेही कवि सुनी, कहते हैं वो विमोहित हो जाता है, वो मोहित हो जाता है मालिक मोहम्मद जैसी पर, जो इनकी रचनाओं को क्या करता है, सुनता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर कहीं कमी है तो भगवान आपको, ईश्वर कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर वो वरदान भी देता है। तो इस चीज को यहाँ पे कवि व्याख्यात करते हैं कि मेरे अंदर कहीं कमी है तो परमात्मा ने ना मुझे कुछ ऐसा दिया है जिससे मैं संसार को कुछ मैं भी दे सकता हूं। यानी आप अपने अंदर की कमियों से निराश बिल्कुल मत होइए, ठीक है। ये रचना हमें यह बताती है, ठीक है। तो पहले लाइन से ये क्या कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, उनके पास एक ही नैन है, लेकिन वो जो रचनाएं करते हैं ना, उनकी रचनाओं को जो सुनता है वो उन पर विमोहित हो जाता है। इतनी खूबसूरत इनकी रचनाएं होती है। आगे लिखते हैं, चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी चांद के जैसे, है ना, जैसे चांद को विधि ने यहाँ अवतरित किया है, उसी प्रकार मालिक मोहम्मद जैसी कहते हैं मुझे भी चांद के समान परमात्मा ने इस विधि मतलब इस जगत पर, इस धरती पर क्या किया है, अवतरित किया है, जन्म दिया है। दीन ही कलंक किन्हीं उजियारा, है ना। तो जिस प्रकार उन्होंने चांद को एक कलंक दिया, चांद में एक दाग है, फिर भी चांद क्या करता है, अपनी रोशनी से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मेरे अंदर भी एक छोटी सी अवगुण है, मेरा एक आंख नहीं है, फिर भी मैं अपने काव्य रचना से क्या करता हूं, पूरे संसार में काव्य रचना के प्रकाश को फैलाता हूं, ठीक है। आगे देखिए लिखते हैं, जग सूझा एक ही नैना उवा सुख अस नखतन माहा, कहने का मतलब वो एक ही नैन से इस पूरे संसार को देखते हैं। जिस प्रकार क्या है, उवा मतलब होता है उदित और सुख मतलब होता है शुक्र तारा, ठीक है। क्या होता है, शुक्र तारा, यानी वो क्या, जिस प्रकार से देखिएगा कि आकाश में जब वो शुक्र तारा निकलता है ना, तो वो सबसे ज्यादा चमकीला, सबसे वैल्यूएबल होता है। उसी प्रकार से एक ही नैन है, फिर भी मेरा क्या है कि गुण जो है ना वो संसार के लिए बहुत मार्मिक है, बहुत मतलब कह सकते वैल्यूएबल है, ये वो कहते हैं। आगे लिखते हैं, देखिए कहते हैं, जौल ही अम्ब ही डाब न होई, जब तक आम में, डाब मतलब क्या होता है, मंजरी, क्या होता है, मंजरी। तो आप देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब मंजर का समय आता है तो आम के पेड़ों पर क्या सुगंध आ जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जौल ही अम्ब ही डाब न होई, तैल ही सुगंध बसाई न सोई, तब तक जो है ना उसमें सुगंध कभी आ नहीं सकता, ठीक है ना। तो जिस प्रकार आम में जब तक डाब नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता है। आगे कहते हैं,
हैं कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, ठीक है, उसमें जोड़ते हैं तो अति भय असूझ अपारा। कहने का मतलब देखिए कि उन्होंने क्या किया, एक तरफ जो है अपने अब मतलब कमियों को दिखाते हुए कहते हैं कि समुद्र के पानी को ना परमात्मा ने क्या कर दिया, खारा कर दिया, उपयोगहीन बताया, लेकिन उनके अंदर इतना बड़ा गुण दिया है कि वो असूझ और अपार है, उनको समझना क्या है बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं कि मेरे अंदर भी अवगुण है, लेकिन मेरा काव्य जो संग्रह है, मेरा जो काव्य है वो असूझ और अपार है। इस काव्य के प्रकाश से, इस काव्य से मैं पूरे संसार को क्या कर रहा हूं, अपने ज्ञान को बांट रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं, जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा, है ना, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लगा आकाशा। यानी सुमेरु जो है ना, यह एक पर्वत था। सुमेरु क्या है, एक पर्वत है, और जैसे ही शंकर भगवान उसको क्या करते, त्रिशूल से नष्ट करते, यानी एक तरफ उसे कष्ट पहुंचता है, क्या होता है, एक तरफ उसे कष्ट पहुंचता है, उसे त्रिशूल मारा जाता है, लेकिन उसका फायदा क्या है वो देखिए कि आपके अंदर, आपके जीवन में कभी अगर कठिनाई है ना, तो उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा। नुकसान परमात्मा, अगर आपकी कोई क्षति हो रही है तो उससे घबराना नहीं। यही चीज यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जिस प्रकार से सुमेरु को क्या किया गया, त्रिशूल से नष्ट किया गया, जैसे ही प्रभु ने, शंकर जी ने त्रिशूल मारा, वह क्या हुआ, कंचन गिरी लगा आकाशा, वह जो है ना सोने का पहाड़ बन के आकाश को छूने लगा। यानी उसके उस पर एक बार कष्ट हुआ तो कहीं ना कहीं उसे जो है परमात्मा ने क्या किया, उसके भलाई के लिए उसे कुछ ऐसा बनाया कि आज वो संसार में क्या है, पूरा व्याख्यित है, प्रचलित है और बड़ा जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, ठीक है ना। तो घड़ी मतलब होता है सोना पकाने वाला जो बर्तन होता है, तो जब तक इस सोना पकाने वाले बर्तन में ना कलंक नहीं पड़े, कलंक मतलब कोयला नहीं पड़े, कांच होई नहीं कंचन करा, तब तक वह जो कंचन होता है, जो सोना होता है ना, वो पककर मजबूत नहीं हो सकता, ठीक है। सोना एकदम बिल्कुल मुलायम होता है, और उसे पकाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए हम उसे कोयले के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कोयले से, और बर्तन में डाल करके। वही कहते हैं कि जब तक, जिस प्रकार देखिए, अब सोने को भी ना जब तक तपाया नहीं जाता है तब तक उसका मूल्य नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जीवन है, जब तक उनके जीवन में कष्ट नहीं होगा तब तक उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक है। आगे कहते हैं, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भऊ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, उनका एक ही नैन है, यहाँ जैन लिखा हुआ ध्यान रखें, ये नैन है, ठीक है, ये क्या है, नैन है। एक नैन जस दर्पण औते निर्मल भऊ, कहने का मतलब उनका एक ही नैन है, लेकिन वो जो नैन है ना, वह दर्पण के तरह निर्मल और क्या है, स्वच्छ है। यानी जैसा दर्पण में दिखता है बिल्कुल साफ सुथरा, वैसे ही इनका चरित्र भी बिल्कुल साफ, निर्मल और क्या है, स्वच्छ है। आगे कहते हैं, मसिक रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ, है ना। जितने भी ना रूपवान लोग है ना, वो इनके मुख को बड़े चाव से देखते हैं, अर्थात इनके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इनके गुणों को देखते हैं। ये कहते हैं कि सुंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा जैसा गुण है कि सुंदर सुंदर लोग भी मेरी रचनाओं को सुनते हैं, मेरे मुख को बड़े चाव से देखते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक सब चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब अगले दूसरे खंड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, आपका यह दूसरा खंड है, यहाँ ध्यान देंगे, मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, ठीक है ना। जोरी मतलब होता है रचना, याद रखिएगा क्या होता है, रचना। तो कहते हैं कि कवि मोहम्मद, मैं अपनी रचना को जिन लोगों को सुनाता हूं ना, जिन जिन लोगों को क्या करता हूं, सुनाता हूं, सुना जो प्रेम पीर गावा, है ना। और जिन लोगों ने इनकी रचना को सुनाना, उन्होंने प्रेम के दर्द को महसूस किया है कि आखिर वास्तविक जो प्रेम होता है ना, उस प्रेम में कितना दर्द होता है, इस दर्द को अनुभव किया है। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचनाओं को सुनता है, वो उस प्रेम के दर्द को क्या करता है, महसूस करता है। आगे देखिए, लिखते हैं, जोरी लाई रकत के लई, ठीक है। उन्होंने जो इन रचनाओं को किया है ना, वो अपने खून के लई से जोड़ जोड़ कर किया। जिस प्रकार लई का काम क्या होता है, चीजों को जोड़ना, चिपकाना, उसी प्रकार से वह कहते हैं कि मैंने अपने खून के लई से अपनी रचनाओं को जोड़ा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, अपनी रचनाओं को अपने रक्त के लई से जोड़ा है। गाढ़ी प्रेत नैन जल भई, ठीक है। तो इस रक्त की लई से जोड़ा है, और मेरा नैन से ना, मेरे आंखों से आंख जल का जो है, आंसू जल का एक गाढ़ा प्रीति हो गया है। कहने का इतना दर्द और इतना पीड़ा इन्होंने सहा है, उस पीड़ा
का जो अनुभव है वो उन्होंने रचना में किया है और बताया है कि इतना दर्द है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि आंखों का नैन जो है ना और आंख दोनों की दोस्ती वो हमेशा बहते ही रहती है, यानी गाढ़ी प्रीति हो गई है। इतना दर्द और इतना कष्ट जो है प्रेम के पीड़ा में होता है, प्रेम में होता है, यह बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे लिखते हैं, देखिए, ओ मान जानही कभी असकिन्हा मूक रहे, मूक यह रहे जगत माँ चिन्हा, है ना। मैंने यह जानकर ही, है ना, ओ मन जानी, मैंने, मेरे मन ने इस यह जानकर ही इस कविता की रचना की है। क्या की है? कवित असकिन्हा, है ना। तो मेरे मन ने, मैंने जानकर ही इस कविता की क्या की है? रचना की है। कि कहते हैं मूक रहे जगत माँ चिन्हा, मैं रहूं या ना रहूं, इस धरती पर मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे चिन्ह, है ना, मेरे प्रतीक, मेरे पहचान के रूप में मेरी रचना यहाँ रहनी चाहिए। ठीक है, कभी कहते हैं मैंने यही सोचकर इस कविता की रचना की है कि मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे प्रतीक के रूप में, मेरे पहचान के रूप में, मेरी कीर्ति के रूप में मेरी यह रचना रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लोग कोई रचना करते हैं तो वो उनके याद के रूप में हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, कहां सो रतन सेनी अस राजा, कहते हैं अब वह रतन सेन जैसा राजा कहाँ है ना। रतन सेन जो महान राजा हुआ करता था वह राजा अब कहाँ है, ठीक है ना। कहाँ सुबह अस बुद्धि उपराजा, ठीक है ना। और वो सुगा भी कहाँ है, जो बुद्धि का राजा हुआ करता था वो सुगा भी अब इस धरती पर नहीं रहा। कहते हैं रतन सेन जैसे राजा भी इस धरती पर नहीं रहे, और वह बुद्धिमान सुगा, मतलब जो सुगा होता है ना, जिसको हम लोग सुग्गा कहते हैं, तोता, वह भी अब इस धरती पर नहीं रहा। आगे कहते हैं कहां अलाउद्दीन सुल्ताना, और कहां है वो अलाउद्दीन सुल्तान, ठीक है ना। अब वो अलाउद्दीन सुल्तान भी इस धरती पर नहीं है, सभी लोग एक न एक दिन जाएंगे ही। फिर लिखते हैं कहां राघव जयी किन्हीं बखाना, ठीक है ना। अब वह राघव जो है ना, राघव व्यक्ति थे जिन्होंने पद्मावती रानी के सुंदरता का व्याख्या जो है ना किसके सामने किया था, तो इस अलाउद्दीन सुल्तान के सामने किया था। तो कहते हैं अब वह राघव भी नहीं है, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, पद्मावती के खूबसूरती का वर्णन किया था, वो भी अब इस संसार में, इस दुनिया में नहीं है। आगे लिखते हैं कहां स्वरूप पद्मावती रानी, ठीक है। अब वहां जो है ना, कहां है वो सुंदर पद्मावती रानी भी अब इस धरती में, इस संसार में, इस जगत में नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, कहने का मतलब है कि ये सारे लोग ना इस धरती पर नहीं रहे, सभी लोगों का क्या हो गया, कहीं न कहीं मृत्यु हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ये कहते हैं कभी कि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप कुछ ऐसा कर जाइए कि लोग आपके बारे में जाने, आपके बारे में दो बोल बोले, आपका गुणगान करे। वही चीज यहाँ कविता के माध्यम से कभी हमें समझाना चाहते हैं कि रतन सेन जैसे राजा नहीं रहे, वह सुगा नहीं रहा, अलाउद्दीन जो है सुल्तान वह भी नहीं रहा, वह राघव भी नहीं रहा जिसने पद्मावती के सुंदरता का वर्णन किया, और वह खुद पद्मावती रानी भी नहीं रही, लेकिन आज भी उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ बात थी। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, कहते हैं वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है, ठीक है ना। फूल मरे पर मरे न बासु, जिस प्रकार से फूल तो मर जाता है लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं मरता है, ठीक उसी प्रकार से ना व्यक्ति तो मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति, उनकी रचनाएं संपूर्ण संसार में फैल जाती है, और लोग उनका जीवन पर्यंत तक क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उनका गुणगान किया जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कि न जगत जस बेचा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो इस जगत में अपने यश को क्या कर सके, बेच सके। देखिए यश जो एक चीज होती है, जो कीर्ति होती है, वह कमाई जाती है, ठीक है ना, वो क्या की जाती है, कमाई जाती है। के ही न लिन्ही जस मोल, और कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने जस को इस जगत में क्या किया हो, बेचा हो, और कोई ऐसा नहीं है जो उस जस को क्या कर सके, खरीद सके। यह जो यश, जो कीर्ति होती है, जो आपका नाम होता है ना, वो न खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता, ये कमाया जाता है। ठीक है, ये आपके मेहनत से आपके पास आता है, यह कमाया जाता है। ना कोई अपने यश को बेच सकता है और न कोई ऐसा धनवान है जो किसी के यश को खरीद सकता है। ठीक है, आगे लिखते हैं यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, ठीक है ना। अंत में कहते हैं ना, जिन लोगों ने भी ना इस कहानी को पढ़ा, या जो लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उनके बोल में मैं
सवर जाऊंगा। अर्थात क्या है, जैसे मैं आज इनकी रचनाओं को सुना रहा हूँ तो आज भी जैसी जी सवर रहे हैं, उन्हें खुशी का अनुभव हो रहा होगा कि आज भी मुझे कोई क्या कर रहा है, याद कर रहा है। इसी सोच कर कवि ने क्या किया है, इसको रचित किया है। यही था आपका कविता का लाइन बाय लाइन क्या है, परिचय है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ भी आपको हर चीजें बिल्कुल स्पष्ट, सुस्पष्ट और साफ सुंदर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे थोड़ी सी और चीजों को समझ लें हम लोग। देखिए मैंने इसके बारे में बताया था कि ये शब्द निधि है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न मैंने बताया कि बहुधा जो आपके पर्यायवाची शब्द है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अम्ब ही किसका पर्यायवाची है, तो हम कह सकते हैं आम का है। तो इस तरह के ना प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे शब्द निधि को अपने पुस्तक से जरूर देखेंगे और एक बार मेमोराइज याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, जैसे सूझा का पर्यायवाची पूछ देगा, देखना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है आपके अभ्यास प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो बिहार बोर्ड ने आपके पुस्तक में दे रखा है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, देखिए पुस्तक में यहाँ जो है ना अभ्यास प्रश्न दिया रहता है, इसको आपको बनाने होते हैं। ठीक है, तो देखिए अभ्यास प्रश्न बड़ा प्यारा प्यारा अभ्यास प्रश्न है कि कवि ने अपने आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। ठीक है, मैंने आपको कहा है, ये जो अभी कविता पढ़ा है इसमें बताया कि कवि जो है कहते हैं कि मेरा जो नयन है ना वह दर्पण के समान है, निर्मल स्वच्छ है। ठीक है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। जिस प्रकार दर्पण जो है किसी वस्तु का वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है जैसा वो व्यक्ति होता है, तो वही कहते हैं कि मेरा जो नयन है ना वह भी किसके समान है, दर्पण के समान, बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ है। तो इस तरह से सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए आपको भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो भाव स्पष्ट करने का नियम सभी बच्चों को पता होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से ली गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, देखिए आपका यही पुस्तक है दिगंत दिया हुआ, तो इससे लिया गया है। ठीक है, और इससे कहां से लिया गया है, तो इसके काव्य खंड से लिया गया है। ठीक है, काव्य खंड के करबक से लिया गया है, जिसके रचनाकार जो है कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से वह कहना चाहते हैं। फिर आप इसका वर्णन कर सकते हैं कि जब तक आम में डाब नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो मेन मेन आपके बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, वो सारे प्रश्न इसके आपको एक अलग स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आपके हर एक परीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न, वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपको यह जो है वीडियो मिल जाता है, तो फिर मैं आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। जो भी जब से मान लीजिए कि पैटर्न चेंज हुआ 2009 से लेकर के, है ना, 2009 से लेकर के 2000 अभी जो चल रहा है 22-23, ठीक है ना, ये सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे। जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर के बनेंगे वो सारे कराए जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। आपको अगर यह वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि सर समझ में आया। अगर दिक्कतें हुई होंगी तो वो भी जरूर सभी बच्चे बताएंगे कि कहां पर दिक्कत हुआ होगा। और हाँ, जितने बच्चे ना मतलब पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने परिवार को बड़ा कीजिएगा। ठीक है, और सभी बच्चे ये जो आपका जो भी आपका टॉपिक है वो सारे टॉपिक के जो पीडीएफ है वो डाले जाते हैं। तो पीडीएफ के लिए ना आपको हमारा ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा जो है उसके मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। वहां पे आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी होता है, पीडीएफ भी मिलता है, तो सब चीज वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो आई होप मतलब सभी बच्चों को बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, इतनी मैं आशा करता हूं। और इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूं और फिर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में। जय हिंद सभी बच्चों को।